Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 5 of 500 plus MCQs of Sociology Specialization for Female Supervisor Social Welfare Department. एग्ज़ाम में अभी कुछ दिन बचे हैं और हम अपनी सीरीज़ लेके आज फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेके आए और इस सीरीज़ को हम बराबर एग्ज़ाम तक चलाएंगे ताकि हम सारे उन ऑब्जेक्टिव्स को एमसीक्यूज़ को कवर कर पाए जो आपको कल को एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखने वाले है। सो आज की क्लास में हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 5 के अराउंड 40 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास पार्ट 5 का, दैट्स जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू। जेंडर इनइक्वालिटी जो है किस चीज़ को बोलता है? द आइडिया एंड सिचुएशन दैट वुमेन एंड मैन आर नॉट इक्वल to unequal treatment of individuals due to their gender, women lag behind men in many dominance। अगर आप देखो सारे ऑप्शन जो है एक दूसरे से लिंक कर दिख रहा है, दैट मीन्स कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज जेंडर रेफर्स टू। जेंडर को हम अगर हम सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन की बात करें, इस तरह के क्वेश्चन दिखने में ये आपको आसान लगेंगे लेकिन एग्ज़ाम में ये आपको दिखेंगे और इनके जो ऑप्शंस है वो कंफ्यूज करेंगे एट द एंड। अगर आप नहीं देखोगे, इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप गलत मार्क करके आ जाओगे एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे इनको समझना ज़रूरी है, इन क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी है क्योंकि एसएसबी की जो लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस लाए हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस। नाउ जेंडर रेफर्स टू। जेंडर किस चीज़ के लिए रेफर करता है? सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड रूल्स, बिहेवियर एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन मैन एंड वुमेन बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। अगर आप देखो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ए सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड रूल्स, बिहेवियर्स एंड एक्टिविटीज़। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास पैट्रियार्की लिटरेरी मीन्स। पैट्रियार्की का क्या मतलब होता है? रोल ऑफ फादर, मेल डोमिनेंस, सोसाइटी कंट्रोल रन बाय मैन और ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, रोल ऑफ द फादर। रोल ऑफ द फादर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पैट्रियार्की लिटरेरी मीन्स रोल ऑफ ए फादर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जेंडर गैप रेफर्स टू। जेंडर गैप का मतलब क्या होता है? हम सीधे ऑप्शन पे चलेंगे एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज a discrepancy between men and women in the areas of life। discrepancy between men and women in the areas of life, option number A is the right answer of question number 4। now moving to question number 5। question number 5 है हमारे पास gender parity means to। gender parity का मतलब क्या होता है? discrepancy between men and women in the areas of life, relate to access to resources for men and women, equal power and opportunities for men and women, or all of the above। and the right answer of question number 5 is option number A, that is discrepancy between men and women in the areas of life। that means gender, अगर आप जेंडर गैप को बोलोगे या जेंडर प्यारिटी को बोलोगे, दिस मीन्स वन एंड द सेम थिंग, लेकिन क्वेश्चन आपको किसी भी सूरत में आ सकता है। जेंडर गैप भी लिखा हो सकता है और जेंडर प्यारिटी भी वहाँ पे लिखा हो सकता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए और दोनों का जो आंसर है वो सेम बनेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी's जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2014 इंडियाज रैंकिंग इज। अगर हम 2014 की बात करें जेंडर इनइक्वालिटी की रैंकिंग, इंडिया कौन से नंबर पे था 2014, लेकिन आपको डेट इसमें याद रखना पड़ेगा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 127th आउट ऑफ 152 कंट्रीज इन द लिस्ट। टोटल इस लिस्ट में, इस रैंकिंग के लिस्ट में लिया गया था 152 कंट्रीज और इंडिया की जो रैंक आई वो आई 127। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एज पर 2011 सेंसस फीमेल लिटरेसी इज एट डेश इन इंडिया। अगर हम 2011 जो लास्ट सेंसस हुई है वो 2011 में ही हुई है, उस सेंसस के हिसाब से फीमेल लिटरेसी इंडिया में क्या थी? इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन JKSSB एग्जाम। और राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट 65
46% इज़ द राइट आंसर, यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में फीमेल लिटरेसी जो थी वो थी 65.46%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिगमंड फ्रेड्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन है, जो एक फिलोसफर रह चुके हैं सोशोलॉजी में, सिगमंड फ्रेड, उसकी जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी सेगमेंट फ्रेड्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसी फिलोसफर का, सेगमेंट फ्रेड कॉल्स 0 to 1 ईयर, यानी जो सेगमेंट फ्रेड है उसने 0 से लेकर 1 साल तक को क्या कहा, इस पीरियड को उसने क्या बोला है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑरल स्टेज। यानी कि अगर उल्टा भी सवाल आ सकता है कि ऑरल स्टेज जो है फ्रॉम 0 to 1 ईयर ये किस फिलोसफर ने बोला है, तो सेगमेंट फ्रेड इज़ द राइट आंसर। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेगमेंट फ्रेड ने किस एज पीरियड को ऑरल स्टेज बोला, एंड 0 to 1 ईयर इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज़, सेगमेंट फ्रेड कॉल्स 0 to 6 ईयर्स, इसी फिलोसफर ने 3 से लेकर 6 सालों तक का जो पीरियड होता है उसको क्या बोला है, उसको किस चीज़ में इसने डाला है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज को बोला है सेगमेंट फ्रेड ने कि ये 3 से लेकर 6 ईयर्स तक लॉस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है आउट ऑफ द गिवन 4 फिलोसफर्स? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें, क्या एनी फ्रेड है, आर बी कैटल है, सिगमंड फ्रेड है, या अल्पॉट है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिगमंड फ्रेड। Sigmund Freud is the right answer. That's option number C is the right answer of this question. Sigmund Freud ने जो concept है Oedipus complex वो दिया हुआ है। Now moving to question number 12. Question number 12 है हमारे पास, फ्रेड viewed that about the mind is conscious part of, यानी कि फ्रेड ने बोला है अपनी फिलॉसफी में कि जो दिमाग है उसका कितना हिस्सा कॉन्शियस होता है अकॉर्डिंग टू द फ्रेड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1/10, यानी कि एक हिस्सा 10 में से एक हिस्सा जो होता है वो दिमाग का कॉन्शियस होता है अकॉर्डिंग टू फ्रेड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रियलिटी प्रिंसिपल, इनमें से किसको रियलिटी प्रिंसिपल बोला जाता है? सुपर ईगो, अनकॉन्शियसनेस, आईडीआर, ईगो? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ईगो। ईगो को माना जाता है रियलिटी प्रिंसिपल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु बिलीव्स दैट एबनॉर्मेलिटी इज काज्ड बाय एन इम्बैलेंस इन द इंटरनल फोर्सेस दैट मोटिवेट बिहेवियर, ये चीज़ किसने बोली है कि जो एबनॉर्मेलिटी होती है ये किस चीज़ से होती है? जब इंटरनल फोर्स में इम्बैलेंस आता है जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करता है, अंदर से जो फोर्स आता है जब उसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो इससे एबनॉर्मेलिटी काज होती है। ये किस फिलोसफर ने बोला? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने इस बात को बोला है, इस चीज़ को बोला है, इस थ्योरी को दिया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, who viewed expectation and inspiration as the two main bases of socialization and learning। socialization and learning के दो जो मेन बेसिस है उनको बोला गया है एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन, सॉरी इंस्पायरेशन। ये किसने बोला है, किस फिलोसफर ने इस चीज़ को दर्शाया है या इस चीज़ पे जोर दिया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पियर्सन। पियर्सन ने इस चीज़ ये बोला है, ये थ्योरी दी है, एक्सपेक्टेशन एंड इंस्पायरेशन जो है वो टू मेन बेसिस है सोशलाइजेशन एंड लर्निंग के। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, सजेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, जो सजेशन है ये किस का प्रिंसिपल है? जो हम सजेशन देते हैं किसी को, किस चीज़ का ये प्रिंसिपल माना जाता है? क्या ये ह्यूमन बिहेवियर का है, क्लास का है, सोशलाइजेशन का है, या सोशल प्रोसेस का है? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सोशलाइजेशन। दैट मीन्स जो सजेशन है इसको माना जाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम, एक जो इंडिविजुअल होता है, एक बंदा जो होता है वो सीखना स्टार्ट करता है कहाँ से? मदर से, चाइल्डहुड से, एडल्टहुड से या एडोलसेंस से? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से एक इंडिविजुअल स्टार्ट करता है लर्निंग को। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कौन सी चीज़ आती है? क्या ग्रेजुअल chaining of organism, training to adopt to the society, a setting up of norms? And the right answer of this question is option number B, that is training to adopt to the society. socialization में ये चीज़ आती है, how to adopt in a society, इस चीज़ को हम सीखते हैं। now question number 19। question number 19 है हमारे पास, who said that socialization takes place through two major mechanisms, identification and repression? किसने बोला socialization दो major mechanism के ज़रिए take place होती है? एक को हम बोलते हैं identification और दूसरे को repression बोलते हैं। ये किस philosopher ने बोला? and the right answer of question number 19 is option number A, that's M. Mead। M. Mead ने ये concept दिया है अपनी थ्योरी में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इन्फेंसी यूजुअली विदन। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है एक इंसान की, वो इन्फेंसी में ही होती है, इन्फेंट्री स्टेज में ही होती है, यूजुअली विदन, और किस के अंदर, यानी किस चीज़ के अंदर, कम्युनिटी सोसाइटी किस चीज़ के अंदर ये जो है सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन जो है, प्राइमरी सोशलाइजेशन किस चीज़ के अंदर हो जाती है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फैमिली। प्राइमरी सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी फैमिली से ही लेता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू, यानी सोशलाइजेशन से एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म क्या बन जाता है? एंड द राइट आंसर इज, वो बन जाता है, one second, right answer of this question is human being, that's option number C is the right answer। यानी एक organism बन जाता है ह्यूमन बीइंग, किस चीज़ से? सोशलाइजेशन से। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, हु पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोहली। कोहली ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ जिसको बोला जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ DSM, DSM की फुल फॉर्म क्या है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। डायबिटिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, डायग्नोस्टिक साइंटिफिक मैनुअल है, दोनों एक ए और बी है, या डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो है फुल फॉर्म है DSM की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दिखने को मिल सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज, जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम मॉडल ऑफ सिट्रस वाज गिवन बाय, कि सिट्रस का जो एक सिंड्रोम होता है जनरल एडॉप्टेशन जिसको हम बोलते हैं, ये मॉडल किसने दिया? सिंड्रोम मॉडल ऑफ सिट्रस किस फिलोसफर ने ये दिया है? आउट ऑफ द गिवन 4 फिलोसफर्स। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राइट आंसर इज हेनसिली। हेनसिली इज ऑप्शन नंबर सी, हेनसिली इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इन्वॉल्व। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है उसमें क्या आता है? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी आते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ मूड डिसऑर्डर। इनमें से किस चीज़ को हम बोलते हैं? मूड डिसऑर्डर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया जाता है एज अ मूड डिसऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, Schizophrenia usually involves delusions of persecution and grandeur। हमें क्या बोलना है कि कौन सा ऐसा साइजोफेरनिया है जो जिसमें आता है delusions of persecution and grandeur। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
Obviously, option number C is the right answer. Paranoid. Paranoid is the right answer of this question. Now moving to question number 28. Question number 28 है हमारे पास. Which of the following is characteristic of a dissociative disorder? जो dissociative disorder होता है उसका characteristics इन चारों में से कौन सा है? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इन चार ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, amnesia. Amnesia is the right answer of this question. Now moving to question number 29. Question number 29 है हमारे पास. The term schizophrenia can be interpreted to mean. जो schizophrenia term है इसका मतलब क्या हो सकता है out of the given four options. And the right answer, हम सीधे right answer पे चलेंगे. right answer है इस question का option number A, that is a split between thought and emotion. thought and emotion के दरमियान जब एक लकीर खींचती है या थॉट एंड इमोशन हमारे जो जब स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिया. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास. इन मोस्ट एनजाइटी डिसऑर्डर्स द पर्सन डिस्ट्रेस इज. मोस्ट ऑफ द जो एनजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें एक इंसान का जो डिस्ट्रेस होता है वो क्या होता है, किस चीज़ पे वो फोकस्ड होता है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हम सीधे राइट आंसर पे चलेंगे और राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास राइट आंसर. ग्रेटली आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द सिचुएशन, यानी एक सिचुएशन को लेके जो है मोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक बंदे में आ जाते हैं, वही डिस्ट्रेस आ जाता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कि अब क्या करे, क्या होगा, कैसे हो सकता है. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास. द टर्म एंजाइटी हैज़ इट्स रूट्स फ्रॉम. ये जो टर्म एंजाइटी है ये किस लैंग्वेज की टर्म है, किस लैंग्वेज से इसका जो रूट वर्ड है वो आया है. एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 इज जर्मन वर्ड. जो एंजाइटी है ये टर्म है, इसका जो रूट है वो जर्मन वर्ड से आया है, यानी जर्मनी लैंग्वेज से एंजाइटी का जो वजूद है वो आया है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास. हु कॉइनेड द टर्म एंजाइटी न्यूरोसिस. एंजाइटी न्यूरोसिस जो टर्म है इसको किसने दिया है, इसको किसने बनाया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिगमंड फ्राइड. सिगमंड फ्राइड ने इस टर्म को दिया है 1895 में एंजाइटी न्यूरोसिस को. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास. Anxiety is a negative emotional state characterized by nervousness, worry, and apprehension, and associated with activation or arousal of the body said by. यानी एनजाइटी को इस तरह से किसने डिफाइन किया कि एनजाइटी एक नेगेटिव इमोशन स्टेट है जिसमें नर्वसनेस होती है, वरीनेस होती है, एप्रहेंशन या एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन और एरोजल ऑफ बॉडी होता है. ये किसने बोला है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वीनबर्ग एंड गॉड. वीनबर्ग एंड गॉड ने इस ये चीज़ एंजाइटी को लेके बोली है, और कब बोली है? 2007 में. डेट भी याद रखनी है, ऐसे इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास. Sigmund Freud believed neurosis anxiety is resulted from डैमनड. यानी जो सिगमंड फ्राइड है वो मानते हैं कि जो न्यूरोसिस एंजाइटी है ये तब होता है जब एक इंसान की कौन सी चीज़ हर्ट होती है या कौन सी चीज़ की गिरावट से ये जो है न्यूरोसिस एंजाइटी एक बंदे में आ जाती है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लिबोडा. लिबोडा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34. Now moving to question number 35. Question number 35 है हमारे पास. The process by which a trained professional uses psychological methods to help people with psychological problems is known as. यानी एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करता है जिस भी बंदे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी के जरिए एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स के साथ डील करता है या इस मेथड के जरिए वो इन पेशेंट्स को ठीक करता है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास. साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी
वॉज डेवलप्ड बाय, जो साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी है इसको किसने डेवलप किया है या किसने दिया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिगमंड फ्रेड वंस अगेन। सिगमंड फ्रेड ज़्यादातर साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी साइकेट्रिज्म के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जो मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सिगमंड फ्रेड। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो आप गेस से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो अगर वो आपको ना पता हो। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव एंजाइटी आर वरी दैट लास्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स इज कॉल्ड। यानी ऐसी एंजाइटी या परेशानी जो कम से कम 6 महीने तक एक बंदे के पास रहे, एक बंदे के साथ रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। यानी एक ऐसी एंजाइटी या परेशानी वरीनेस जो 6 मंथ्स तक कम से कम रहे उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, who said development is about creating freedom for people and removing obstacles to greater freedom। यानी किसने बोला है तरक्की का मतलब है लोगों को आज़ादी देना और हर एक वो रुकावट दूर करना जो उनके आज़ादी के बीच में खड़ी हो ताकि वो और ज़्यादा आज़ादी को हासिल कर सके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अमृता सेन। अमृता सेन ने ये चीज़ बोली है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इरिक एरिक्सन वाज फाउंडर ऑफ। एक फिलोसफर रह चुके हैं जिसका नाम है इरिक एरिक्सन। उसने किस चीज़ को फाउंड किया है, वो किसके फाउंडर रह चुके हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट जो है ये टर्म जो है ये फाउंड की है इरिक एरिक्सन ने। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, ड्यूरिंग स्टेज सेकंड, अगर दूसरे स्टेज की हम बात करें, आइडियली द टॉडलर विल डेवलप एन अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, इफ नॉट ही और शी विल देन। यानी कि अगर हम देखें दूसरे स्टेज में एक टॉडलर है वो अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप करता है, अगर वो ना करे चाहे वो लड़का हो लड़की हो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सफ़र फ्रॉम डिपेंडेंस। यानी कि वो ज़्यादा डिपेंडेंस से सफ़र हुआ है, डिपेंडेंस पे रहा है, दैट्स वाई दूसरे स्टेज में भी वो जो है डेवलप नहीं कर पाएगा अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ ऑटोनॉमी को अगर उसने सफ़र किया होगा फ्रॉम डिपेंडेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 5 एंड पार्ट 6 अभी और इसमें कम से कम 4 पार्ट्स आएंगे जब तक एग्ज़ाम का जो डेट है वो पहुंचेगा और हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहली पार्ट में ही बोला है कि जो स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स हैं वो आपको इस सीरीज़ में से एज इट इज़ दिखेंगे, वो मैं पूरी एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए। सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ और हर एक पार्ट को देखिए, अच्छे से देखिए, रिपीट देखिए, नोट्स बनाइए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को याद रख सको और कल को एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियोज़ को और इस चैनल को ताकि वो भी इस सीरीज़ को देख सके और अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सके और हर एक आने वाले SSB एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।